अपनी अर्थव्यवस्था की सुस्ती दूर करने के लिए चीन एक और राहत पैकेज देने जा रहा है। बुधवार को चीन की सरकार ने नए राहत पैकेज का खाका तैयार किया, जिसके तहत बैंकों को करीब 300 अरब युआन की पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि बैंक चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लोन दे सके। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए चीन ने जून में भी 300 अरब युआन का पैकेज दिया था। इसके अलावा स्थानीय राज्य सरकारों को 500 अरब युआन का राहत पैकेज दिया जा रहा है। कुल मिलाकर यह पूरा राहत पैकेज 1 लाख करोड़ रुपए नहीं, युआन यानी 126 अरब डॉलर का बनता है। सर, कहाँ निवेश करना चाहता है? ये बड़े बड़े राहत पैकेज आ रहे हैं एक के बाद एक, निवेश कहाँ करना चाहता है चीन इसको? अगर आप टोटल देखें 500 बिलियन युआन का एक पैकेज पहले आ चुका था, जिसमें राज्य सरकारों से कहा गया था कि वो बैंकों से कर्ज उठाएं और कर्ज उठाकर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना में लगाएं। चीन ने पूरी की पूरी कोशिश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवाइव करने के लिए की। इस पैकेज ये 19 सूत्रीय पैकेज है, स्टिमुलस पैकेज है, जिसमें 1.1 ट्रिलियन युआन के आसपास का पूरा बजट रखा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेंट्रल बैंक ने इसके साथ 10 बेसिस पॉइंट की ब्याज दरों में कमी भी की है। तो यानी चीन की केंद्रीय सरकार और चीन का बैंक अब दोनों मिलकर अर्थव्यवस्था को उबारने की प्रक्रिया में लगे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि एक तो जो रियल एस्टेट सेक्टर जो मुश्किल का शिकार है, उसे उबारने के लिए मदद दी जाए, सहायता दी जाए, उसे नए सिरे से फिनांस किया जाए, और जो पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिल्डिंग्स के, उनमें निवेश किया जाए। जो चीन के विकास में या चीन की अर्थव्यवस्था को पटरी से पे लाने में या वहाँ निवेश या मांग पैदा करने में चीन की राज्य सरकारों का बहुत बड़ा योगदान है। और चीन के 3-4 राज्य जो हैं वो चीन के सबसे फ्लैग बेयरर राज्य हैं, स्टेट्स हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा निवेश आता है। तो चीन की जो स्टेट काउंसिल है उसने एक नई सीरीज़ बनाई है, तैयार की है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की, आइडेंटिफाई किया है, उनको अप्रूव किया है। लोकल अथॉरिटी से ये कहा गया है कि अब वो सिटी स्पेसिफिक क्रेडिट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें, यानी किसी खास शहर के भीतर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाएं और उसे बैंकों से फिनांस कराएं, या राज्य सरकारें अपने बॉन्ड बारोइंग कार्यक्रम से उसको फिनांस करें। चुनौती चीन की शुभम यह है कि एनर्जी प्राइसेस, एनर्जी की शॉर्टेज है, ड्राउट है, बिजली की खपत कम करने का दबाव है, और इस बीच फूड की शॉर्टेजेस का या फूड की कीमतों का भी दबाव है। चीन इस सारी परिस्थिति के बीच में महंगाई को अभी रोके हुए है और इकोनॉमी में पैसा पंप करने की कोशिश कर रहा है, ब्याज दरें सस्ती करने की कोशिश कर रहा है। अब दुनिया के निवेशकों की निगाहें इस बात पर है कि क्या चीन महंगाई थाम कर रखते हुए इतना पैसा जो बाजार में डाल रहा है, 1 ट्रिलियन युआन डाल रहा है, उसके बाद चीन में महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्योंकि चीन में कंज्यूमर इन्फ्लेशन में हमने बढ़ोतरी देखी है, प्रोड्यूसर साइड्स की इन्फ्लेशन में अभी उतनी तेज बढ़त नहीं आई है। सर, चीन क्योंकि दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, इस राहत पैकेज का ग्लोबल इकोनॉमी पे अगर हम देखें तो क्या असर होगा? ग्लोबल इकोनॉमी में 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें हमें दिख रही हैं। एक तो ये कि कच्चे तेल की कीमतों पर, जिस पर हम आज से विस्तार से चर्चा करेंगे, चीन का ये जो विस्तारित पैकेज इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए आया है, ये मंदी से डूबती दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए उम्मीद की किरण है। क्योंकि चीन यदि इतना पैसा डाल रहा है, और चीन ने सब्सिडीज़ के लिए भी काफ़ी बजट रखा है, करीब 10 बिलियन युआन की सब्सिडी एग्रीकल्चर सेक्टर को दी जा रही है वहाँ पर उत्पादन बढ़ाने के लिए और सुविधाएं बढ़ाने के लिए। अगर ये फंड तेजी से चीन की अर्थव्यवस्था में गए तो हमें कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई देगी। शायद तेल बाजार ने ये बात सुन ली है। बाकी भी कई सारी कमोडिटीज़ की कीमतों में हमें थोड़ा बहुत बदलाव अब मांग की तरफ से दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं से फिलहाल मांग निकलने की गुंजाइश नहीं है, मंदी बढ़ने की आशंका है। चीन ही एक ऐसी अर्थव्यवस्था, बड़ी अर्थव्यवस्था है जो दुनिया में कमोडिटीज़ की मांग बढ़ा सकती है। लेकिन इसका एक नकारात्मक पहलू भी है, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, जिसका असर चीन की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा और बाकी दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ेगा। सारी निगाहें अब इस बात पर हैं कि चीन का पैकेज कितनी तेज़ी से अमल में आता है, और क्या चीन की अर्थव्यवस्था अपने मौजूदा संकटों से, जिसमें पर्यावरण का संकट भी है, बिजली का संकट भी है और खाद्यान्न संकट भी, इसके बीच भी वो अपनी आर्थिक विकास दर उस स्तर तक बरकरार रख पाती है जहाँ से दुनिया में मंदी के खतरे को कम किया जा सके।